नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सभी लोग आ जाएं, एक बार सभी लोग जुड़ जाए क्लास से, जितने भी लोग हैं। फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से। शशि प्रसाद जी भैया नमस्कार, दीपा जी गुड इवनिंग, अमित जय हिंद सर। बीपीएससी 4.0 का जो लाइव क्लास चलता है सर, प्लीज़ उसका वीडियो डाल दीजिए सर, फिजिकल एजुकेशन का। भैया सारी वीडियो तो पढ़ी है अमित जी, कौन सी ऐसी वीडियो है जो ना पढ़ी हो वो बता दीजिए हमको। विवेक यादव जी गुड इवनिंग, प्रियंका जी नमस्कार, राहुल जी नमस्ते, रीना पांडे जी गुड इवनिंग, पूजा कुमारी जी। बीपीएससी 3 में कट ऑफ क्या रहेगा सर जी? अरे पूजा जी, जब पेपर अभी हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे कट ऑफ बता दूं? कट ऑफ के विषय में मैं कैसे, एक बार पेपर को देखे, पेपर का देखे कि कितना टफ है कितना इजी है, फिर उस हिसाब से एक एनालिसिस किया जाता है। अब इतना ज़्यादा आप तो एनालिसिस उस तरीके से हमसे करवाने लगी हैं कि मतलब कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है, जो चीज़ दिख ही नहीं रहा है, दूरदृष्टि वाला दिव्य दृष्टि वाला बात कर रही हैं आप। अगर मैं आज आपको एक एक्सपेक्टेड कदम बता दूं, मान लो मैंने बता दिया, फिर भी कल के दिन आप ही गाली दोगे कि सर ऐसा नहीं गया, सर जी ने झूठ बोला था, इतना गया नहीं। जब एग्जैक्ट कट ऑफ बताया जाता है तब तो लोग पता नहीं क्या क्या कह ही देते हैं कि हाँ आप वहाँ बैठे हैं, ये है वो है, आप ही तो उसको बना रहे हैं जैसे। और यहाँ तो जब पेपर ही नहीं हुआ तो मैं कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ कि कितना जाएगा। तो सभी लोग एक बार आ जाए, ठीक है ना। तो नीरज कुमार जी गुड इवनिंग, रिमझिम सिंह जी हेलो, बेबी कुमारी गुड इवनिंग, सत्य प्रकाश सिंह जी गुड इवनिंग, राहुल जी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल राहुल जी। चलिए सत्य प्रकाश सिंह जी 80 क्वेश्चन, हाँ चलिए। नंदिनी जी गुड इवनिंग, गीता जी हरे कृष्णा। चलिए तो सभी लोग आ जाएं, एक बार क्लास को शेयर कर दे, एक बार ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर दें कि क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाए। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूकेएलटी, बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0, यूपीटीजीटी, एनबीएस फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। कल हम पार्ट नंबर 1 देखे थे। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम ये क्लास जो है डेली आपकी चलेगी ही, डेली क्लास चलेगी। ये क्लास आपका कब तक चलेगा? जब तक आपका एनबीएस का मतलब उसको क्या कहते हैं, यूकेएलटी और बीपीएससी टीआरई 3.0 और यूपीटीजीटी का पेपर नहीं हो जाता, तब तक यह क्लास डेली आपको इसी टाइम पे मिलती रहेगी प्रैक्टिस के लिए। बाकी और किसी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको मेरे साथ जुड़ना है, आपको लाइव क्लास लेना है, वो चाहे टीआरई 3 हो, चाहे उत्तराखंड एलटी हो, चाहे बीपीएससी हो, हाँ उसके लिए रिकॉर्डेड और लाइव बैच दोनों हैं। आप उसके लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9628959237 पे आपको संपर्क करना है, मैसेज करना है या कॉल कर देना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो ये है फिजिकल एजुकेशन के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों से जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस भी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे इनरोल्ड होना ही है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कल हम 21 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, खिलाड़ी प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले संकर प्रशिक्षण का वास्तव में अर्थ होता है गौड़ प्रशिक्षण, प्रारंभिक प्रशिक्षण, विविधता प्रशिक्षण या फाटलैग। क्या होगा जल्दी से बताओ, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। पीयूष कुमार जी राधे राधे, श्रवण कुमार जी जय हिंद, राहुल जो सब्जेक्ट और जीएस में अच्छा करेगा उसका होगा। जायज़ सी बात है, दो ही चीज़ें हैं तो दोनों को करना पड़ेगा आपको। मनोहर कुमार जी राम राम। चलिए पीयूष जी राधे राधे, मुन्ना कुमार गुड इवनिंग। तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि ये जो आपका प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, इसकी बात करता है कि ये जो ट्रेनिंग है उसमें संकर प्रशिक्षण क्या होता है। संकर प्रशिक्षण की बात करें तो जो दो चीज़ों को मिला के प्रशिक्षण की बात करता है, ट्रेनिंग की बात करता है, दो ट्रेनिंगों को आपस में मिला के जो ट्रेनिंग, एक नई ट्रेनिंग का इजाद किया जाता है, उसकी बात करता है। तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है गौड़ प्रशिक्षण। गौड़ प्रशिक्षण कहने का मतलब कि ऐसा प्रशिक्षण, जैसे कि आप एक चीज़ देखे होंगे, जब थॉर्नडाइक का नियम देखे होंगे तो उसमें दो चीज़ें थी, एक था आपका गौड़ नियम और एक क्या था आपका प्रमुख नियम। तो गौड़ नियम कितने थे, 5 थे, और प्रमुख नियम कितने थे, 3 थे। तो गौड़ नियम कहने का मतलब ये है कि जो कि प्रमुख नियम या प्रमुख चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब दो चीज़ों का मिक्स जो होता है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वह होता है आपका क्या, गौड़ प्रशिक्षण होता है, याद रखना।
फार्टलैग की बात करें तो फार्टलैग आपकी सहनशीलता के लिए होता है। इसका जो है निजात जो है गोस्टा और होल्मर ने किया था। इसके अलावा अगर मैं फार्टलैग की बात करूं तो फार्टलैग में कभी भी आपकी न तो स्पीड निश्चित रहती है, न तो कोई सेशन पीरियड निश्चित रहता है। वह जो है किसी भी जगह पे उसका जो प्लेस भी नहीं निश्चित होता है। कभी यह क्या हो सकता है, कभी यह आपके पानी में हो सकता है, कभी यह सूखे में हो सकता है, कभी पहाड़ पे हो सकता है। मतलब हर प्रकार का मिक्स जो प्रशिक्षण होता है वह होता है आपका फार्टलैग प्रशिक्षण। तो उसी प्रकार से संकर प्रशिक्षण का वास्तव में अर्थ क्या होता है, गौण प्रशिक्षण होता है। और ये गौण प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या आता है, आपका फार्टलैग प्रशिक्षण आता है। क्या होता है, फार्टलैग प्रशिक्षण यही गौण प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, गौण प्रशिक्षण आएगा। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ताकत बढ़ने पर मांसपेशियों की लंबाई कम होना क्या कहलाता है, एपी कंट्रक्शन, कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताओ। जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग, क्लास को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सब जोड़े। एक बार मैसेज कर दें। चलिए, शंकर जी गुड इवनिंग, सीमा सिंह जी गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी चलिए, हम भी मैसेज कर देते हैं, हम भी ग्रुप में मैसेज कर देते हैं लोगों को। एक बार फिर से मैसेज कर देते हैं। हाँ, चलिए तो बात करते हैं क्या होगा। तो ताकत को बढ़ाएं, मांसपेशियों की लंबाई में क्या कम होना। तो अगर मैं बात करूं, दो चीजें होती हैं। मान लो तो ये जो लंबाई, जब ये लंबाई आपकी मांसपेशियों की लंबाई कम होगी, अब इसको जब हम इधर करेंगे तो ये लंबाई क्या होगी, मांसपेशियों की कम होगी, छोटी होगी। तो जो ये लंबाई छोटी हो रही है इसे हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कंट्रक्शन। क्या, कंट्रक्शन। जिसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, छोटी तो हो रही है, ठीक है ना। अब लंबाई जब छोटी होती है तो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंसेंट्रिक। और एक होता है इसेंट्रिक या एसेंट्रिक, सॉरी इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दो चीजें होती हैं। तो कंसेंट्रिक कंट्रक्शन क्या होता है, जो कंट्रक्शन जिसमें क्या होता है, लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। लंबाई बड़ी, किसकी बड़ी होती है, लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। किसकी, मांसपेशियों की, मांसपेशियों की। और जिसमें क्या होता है, लंबाई छोटी। क्या, लंबाई छोटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक में। तो लंबाई यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब छोटी हो रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एपी कंस्ट्रक्शन का कंट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, एपी। एपी मतलब क्या होगा, तो एपी मतलब बाहरी कंस्ट्रक्शन जो होता है। हाँ सीमा जी, यही टाइम होता है, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, एपी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जब लंबाई क्या होती है, जब छोटी होती है तब कंस्ट्रक्शन होता है। तो समझ में आया कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अक्रियशील लचीलापन दो प्रकार की होती है। क्या होगा बताइए, गतिशील लचीलापन, क्रियाशील लचीलापन, स्थिर लचीलापन, ए और बी दोनों। क्या होगा, सात बजे से शुरू होता है सीमा जी। अक्रिय लचीलापन को दो प्रकार होते हैं, गतिशील लचीलापन, क्रियाशील लचीलापन।
स्थिर लचीलापन ए और बी दोनों। यहीं पे आप ये भी कह सकते हैं एक से अधिक का, और क्या कर सकते हैं, एक से अधिक भी लिख सकते हो, और इनमें से कोई नहीं। दो ऑप्शन बीपीएससी के लिए बढ़ जाएगा उसमें से, तो क्या होगा बताओ। अक्रिय लचीलापन की बात कर रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। ये भैया अक्रिय मतलब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की ही बात कर रहा है, ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है जी, कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अक्रिय और सक्रिय दो होते हैं, एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय और पैसिव को बोलते हैं अक्रिय लचीलापन। तो वही बात कर रहा है, किसका होगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अक्रिय लचीलापन, तो याद रखना ए और बी दोनों होगा। अक्रिय गतिशील लचीलापन भी होता है और क्रियाशील लचीलापन भी होता है। मतलब कि आपका क्या होगा, तो ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 24 नंबर का, तो 24 नंबर का होगा आंसर नंबर डी, ए और बी दोनों। अब अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने आपको बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट क्या मैक्सिमम रेंज। मतलब कि जो ज्वाइंट होता है वह क्या पॉसिबल एट अ ज्वाइंट। तो क्या होता है, मान लो कि ये कोई ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट का कितना अपना अधिकतम दूरी तक क्या होता है, जो भी आपका फैलाव होता है, विस्तार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी दो प्रकार की क्या होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वह फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या किसी दूसरी मशीन की सहायता से हम वर्क नहीं करते। मतलब जिसमें हम स्वयं से खुद से करते, किसी बिना किसी चीज की सहायता के करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय, या उसी को हम बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की मदद लेके हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्रिय कहते हैं, मतलब पैसिव कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो यह दो प्रकार के, कौन कौन सा, स्टैटिक और डायनेमिक। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसके, आपका जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है। लेकिन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो उसके दो प्रकार, कौन कौन सा, गतिशील मतलब क्या होगा आपका डायनेमिक होगा, और दूसरा क्या होगा, क्रियाशील लचीलापन। तो दो प्रकार का होता है। अब लचीलापन को विकसित करने की विधियां भी होती हैं। तो सबसे अच्छी विधि जो माना जाता है, तो अगर मैं बात करूं सबसे सीधी से, तो देखो एक अच्छे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं कि एक अच्छा खिलाड़ी है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ट्रेंड खिलाड़ी है, उसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा होता है, तो अगर उसकी मैं बात करता हूं तो उसके लिए आपका कौन सा होता है, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच होता है। क्या, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोफेस्कुलेशन, याद रखना एनपीएफ होता है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूरो आपका या पोस्ट आइसोमेट्रिक होता है, वह जो होता है वह किसके लिए होता है, जो कि एक क्या होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, एक पेशेवर खिलाड़ी होता है उसके लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल इंसान के लिए कि उसके लिए क्या होगा, तो जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए, एक मान लो कि एक प्रारंभ करने वाला जो खिलाड़ी होता है, उसके लिए बात करें हम, तो उसके लिए होता है आपका कई सारा मेथड। जैसे बेलास्टिक मेथड होता है, आपका स्लो एंड स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड होता है, और पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड। मतलब ये जितने भी मेथड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारी जितनी होती हैं वह लचीलापन को विकसित करने की विधियां होती हैं। सबसे ज्यादा जो पूछता है वह सबसे ज्यादा पूछता है आपका बेलास्टिक मेथड, कि पूछता है बेलास्टिक मेथड किसके लिए उपयोगी होता है, तो बेलास्टिक मेथड लचीलापन के लिए होता है। या पूछेगा इनमें से किससे लचीलापन विकसित किया जाता है, और उसमें बेलास्टिक मेथड को जरूर इंक्लूड करता है, तो यह आप जरूर याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिक्रिया योग्यता गति की चाल, त्वरण योग्यता तथा चाल सहनशीलता किस शारीरिक स्वास्थ्य की क्षमता के प्रकार है, गति, लचीलापन, सहनशीलता, ताकत। बताओ क्या होगा।
विनोद फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, नमस्कार भैया। चंद्रमणि गुड इवनिंग, लता जी गुड इवनिंग, द क्रेजी निशा गुड इवनिंग, अनु सिंह गुड इवनिंग। चलो, क्या होगा? प्रतिक्रिया योग्यता गति की चाल, त्वरण योग्यता तथा चाल सहनशीलता शारीरिक स्वास्थ्य की क्षमता के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? बताइए जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे क्या दिया है? सहनशीलता, चाल, त्वरण योग्यता, मतलब एक्सीलरेशन, चाल सहनशीलता। तो जाहिर सी बात है, जब चाल सहनशीलता की बात किया है, चाल की बात किया है, त्वरण योग्यता की बात किया है, एक्सीलरेशन की बात किया है, तो ये जितनी भी चीजें होती है, शारीरिक स्वास्थ्य की जो क्षमता होती है, ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है। फिजिकल या हेल्थ रिलेटेड जो फिजिकल फिटनेस होता है उसके कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो सब आपकी सहनशीलता के अंतर्गत आ जाती हैं। याद रखना, किसके अंतर्गत? सहनशीलता के अंतर्गत आती हैं, गति के अंतर्गत नहीं आएगी भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। जायज सी बात है, गति सहनशीलता सॉरी एक मिनट देखिएगा। हाँ, गति चाल सहनशीलता की बात कर रहा है ना, गति की बात कर रहा है। तो जब स्पीड की बात करोगे तो स्पीड के कितने प्रकार होते हैं? तो स्पीड की जब आपसे पूछा जाए कि गति जो होता है या स्पीड जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो स्पीड के अगर प्रकार की बात करोगे तो वहां पे क्या आएगा आपका? आएगा स्पीड एंडोरेंस, सॉरी इसमें स्पीड आ जाएगा, एक सेकंड, सॉरी सहनशीलता नहीं, ये स्पीड के प्रकार हैं। पूछा है ना स्वास्थ्य की क्षमता के किस प्रकार है, कौन सा प्रकार है? तो याद रखना गति का। ठीक, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की बात कर रहा है तो क्या इसका होगा? गति का प्रकार होगा। क्यों गति का प्रकार होगा? क्योंकि गति की अगर मैं बात करूं तो गति में क्या क्या आता है आपका? आता है रिएक्शन एबिलिटी। क्या आता है? रिएक्शन एबिलिटी। ठीक, रिएक्शन एबिलिटी के बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ स्पीड। क्या? मूवमेंट ऑफ स्पीड। ठीक, मूवमेंट ऑफ स्पीड के बाद बात करें तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन एबिलिटी, मतलब त्वरण योग्यता। एक्सीलरेशन एबिलिटी, एक्सीलरेशन एबिलिटी के बाद में फिर बात करें लोकोमोटर या स्प्रिंटिंग एबिलिटी। क्या? लोकोमोटर या स्प्रिंटिंग एबिलिटी। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो और क्या होगा? स्पीड एंडोरेंस। क्या होगा? स्पीड एंडोरेंस। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सब किसके भाग हैं? गति के प्रकार हैं कि गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो याद रखना। अब रिएक्शन एबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना? ठीक, तो रिएक्शन की बात करें अगर हम कि रिएक्शन एबिलिटी किसके प्रकार को किसको कहते हैं, तो याद रखना एक संकेत पर जब जल्दी से प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन करना है, एक्शन का रिएक्शन, तो जब कोई संकेत है उस संकेत पे तुरंत या जल्दी से, कितनी जल्दी आपने क्या किया, आपने उसका प्रत्युत्तर किया, उसकी प्रतिक्रिया की, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? रिएक्शन एबिलिटी। जैसे ब्लॉक स्टार्ट होता है वो क्या होगा? रिएक्शन एबिलिटी का उदाहरण होगा। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ स्पीड क्या होगा? तो न्यूनतम समय में एकल गति करने की क्षमता। क्या? न्यूनतम समय में मतलब कम से कम समय में एकल गति करने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ स्पीड कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या कहते हैं? स्थिर स्थिति से, क्या? स्थिर अवस्था से मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम चाल जो होती है वह बनाने की जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। मतलब स्थिर स्थिति से धीमी गति से क्या? उच्च गति को प्राप्त करना। क्या? उच्च गति को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। लोकोमोटर या स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग आप सब जानते हो क्या होता है? अधिकतम संभव अवधि या दूरी के लिए अधिकतम गति बनाए रखना। क्या? अधिकतम संभव दूरी मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी के लिए अधिकतम समय तक सेम स्पीड बनाए रखना, सेम गति बनाए रखना ही क्या कहलाता है? अधिकतम समय तक स्पीड को मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है? स्प्रिंटिंग कहलाता है।
स्पीड एंडोरेंस क्या कहलाता है? थकान के स्पीड में भी क्या, जो आप थकान की स्थिति में भी क्या जो स्पीड आपकी बरकरार रहती है उसको ही हम क्या कहते हैं? स्पीड एंडोरेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रही बात। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ताकत को विकसित करने की आधुनिक विधि है समान गति संबंधी विधि, धीमी केंद्रगामी संकुचन विधि, प्रतिक्रियात्मक विधि और गतिहीन पद्धतियां। बताओ क्या होगा? गति क्षमताओं को विकसित करने के तरीका क्या है? सॉरी, ताकत को मतलब स्ट्रेंथ को विकसित करने की कौन कौन सी विधि है? तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या होगा? समान गति। क्या होगा? समान गति संबंधी विधि। क्या होगा? समान गति संबंधी विधि ताकत को विकसित करने की आधुनिक विधि है। ठीक है ना, धीमी केंद्रमापी संकुचन विधि नहीं होगा, प्रतिक्रियात्मक विधि भी नहीं होगा, गतिहीन पद्धतियां भी नहीं होगा। गतिहीन मतलब जिसमें गति ही ना हो। प्रतिक्रियात्मक विधि तो ये तो भाई किसी के प्रति अगर आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो ये जायज सी बात है, ये तो अभी मैंने बताया किसका हो जाएगा? आपका चाल का हो जाएगा, गति का हो जाएगा। धीमी केंद्रगामी संकुचन विधि तो जायज सी बात है, संकुचन की बात कर रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन जो समान गति संबंधी विधि है या क्या होगा? गति को जब समान स्थिति में आप बना के रखोगे, मतलब क्या? ताकत के द्वारा एक स्पीड, तो यही है समान गति संबंधी जो विधि होती है। यही क्या है? मतलब एक समान स्पीड में कोई भी काम कर रहे हो, समान स्थिति में कर रहे हो, वही क्या होता है? वही ताकत की बात करता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति, व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मसोना, बुकर, परसोना, प्लासा, किससे हुआ है? विजय कुमार जी गुड इवनिंग। तो अगर मैं इसकी बात करें, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो याद रखना पर्सोना। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। ठीक है ना, तो यह जो पर्सोना होता है, व्यक्तित्व होता है, यह मुखौटा मतलब कि पर्सोना। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? क्लार्क एंड क्लार्क ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, आर.एम. जेना ने। किसने कहा? किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास बढ़िया लग रही हो तो क्लास को शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। पीडीएफ विनोद कुमार आनंद जी, पीडीएफ पड़ी हुई है, आप जाके देखेंगे तब वहां पे मिलेगी आपको पीडीएफ। ऑल वीडियोज में जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बीपीएससी क्लास वीडियो में पीडीएफ जो है, ऑल वीडियोज में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। जाके चीज़ों को थोड़ा सर्च किया करिए आप लोग। चलो, तो किसने कहा खेल मनोविज्ञान? तो याद रखना क्लार्क एंड क्लार्क ने। क्लार्क एंड क्लार्क ने, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या खेल मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान है। किसने कहा? क्लार्क एंड क्लार्क महोदय ने कहा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सीखने अधिगम्य का नियम नहीं है? मतलब कौन सा सीखने का नियम नहीं है या अधिगम्य का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, एक्सरसाइज का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का, कौन सा नहीं है? अशोक पाल जी गुड इवनिंग। पीयूष कुमार सर 10 सेकंड टाइम बस। चलो
तो 10 सेकेंड ही देते हैं। अब अपने से आप लोग काउंट करते रहिएगा, नहीं कल से उसमें क्लॉक चलवा देंगे, टाइमर भी चलवा देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो याद रखना निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो याद रखना क्या नहीं है, प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, तत्परता का नियम है, एक्सरसाइज का नियम है, प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम की अगर मैं बात करूं तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीखने के लिए जितना ज़्यादा वह उसके लिए प्रिपेयर होगा, तत्पर होगा, उतना अच्छा से वह सीख सकता है। जैसे आप अगर पढ़ना चाहोगे तभी, आते तो बहुत लोग हैं, अब तक आने वाले 204-5 लोग हो गए हैं, लेकिन पढ़ना जो चाहेगा हम उसी को ना पढ़ा सकते हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वही बात करता है, तत्परता का नियम यही कहता है कि अगर आप पढ़ना चाहोगे, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप प्रिपेयर हो तो चीजें आप करोगे। एक्सरसाइज का नियम क्या कहता है, अभ्यास को मैंने कल ही बताया था, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, अरसरी यावत जात है सिलपट पड़त निशान। किसी भी चीज सीखने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और स्पोर्ट में तो सबसे ज्यादा यही नियम काम करता है, क्योंकि ट्रेनिंग बार बार दी जाती है, बार बार एक्सरसाइज कराया जाता है, वही स्किल आपको बार बार सिखाई जाती है। प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम यह कहता है कि अगर किसी भी चीज का परिणाम अगर अच्छा होगा तो आप क्या करोगे, उस काम को करोगे, लेकिन अगर उसका परिणाम बुरा होगा तो आप उस कार्य को नहीं करोगे अगली बार। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आप क्या होगा, अंदर से मोटिवेट रहोगे और पढ़ते ही रहोगे। अगर पता चला रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो तुम क्या करोगे, कहोगे भाई छोड़ो हटाओ नहीं पढ़ेंगे। या मान लो कि तुम घर पे गए और घर पे गए कहीं से और कोई ऐसा काम करके गए कि जो गलत है, और गलत होने के बावजूद भी अगर घर वाले कह दिए तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश बेटा और करो, तो तुम क्या करोगे, अगली बार से और करने की इच्छा रखोगे कि भाई अच्छा है। लेकिन अगर उसी पे पहुंचते ही उतार के पिताजी अपना क्या चरण पादुका और आपके सर पे देने लगे चरण पादुका, तो पता चलेगा आप क्या करोगे, कहोगे भैया अब गलत चीज है इसको नहीं करो, इसको करोगे तो मार खाओ। पता चला तुम कोई चीज कहे बीवी से अपने, और बीवी का काम की, बीवी से कहे भैया कुछ अच्छा बना दो खाने के लिए, जी बीवी का ही अच्छा। अब पता चला क्या हुआ, बेलन निकाल के 2-4 बेलन दग दी, तो क्या करोगे, अगली बार से नहीं कहोगे भैया, कहेंगे तो काली माई बन जाती है इसलिए इनको ना कहो। लेकिन अगर वही कह दे कि ये बना दो भाई गर्मी बहुत है, चाय बना दो, चाय पिला दो, पकौड़ी खिला दो, तो तुरंत बीवी अगर बना दी तो तुमको तो लगेगा क्या बात है, आनंद ही आनंद है, रोजे कहे रहोगे और तुम्हारा कहने में मन लगेगा। तो वही चीज है, तो अगर उस चीज का परिणाम अगर अच्छा है तो आप उस काम को करोगे, अगर परिणाम बुरा है तो आप उस काम को नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो अगले काम पे बात करते हैं। 30 नंबर, प्रेरणा की संज्ञानात्मक मूल्यांकन थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन की संज्ञानात्मक मूल्यांकन थ्योरी किसने दिया था, डेसी ने, मैस्लो ने, कोहलर ने, पावलोव ने, किसने दिया था। अरे भाई कुछ अपने से भी, आनंद कुमार जी कुछ अपने से भी पढ़ लो, मैं तो पीडीएफ डलवा दूंगा, पीडीएफ डलवाने में कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ पढ़ लो अपने से भी। राहुल जी हो गया है, वो बात की बात है, हुआ है नहीं हुआ है, मेरा कहीं नहीं हुआ है, अभी आपके सामने पढ़ा रहे हैं, बस यही हूं, ठीक है ना। हो गया है तो क्या करोगे, पढ़ने पे आप लोग फोकस करिए। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैंने तो बहुत सारा एग्जाम निकाले हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ी ना आप, मेरे निकालने से आपका कोई भला नहीं होगा, आप निकालोगे तब भला होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पढ़ने पे एकदम फोकस करिए, मन लगा के ईमानदारी के साथ पढ़िए। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर जाओगे, ठीक है ना। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे आपके मोटिवेशन की, प्रेरणा की बात करते हैं। तो प्रेरणा की बात जब भी हम करेंगे तो प्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, और मोटिवेशन में कई सारे सिद्धांत हैं। क्या है, कई सारे सिद्धांत हैं, और वो प्रेरणा का जिसे सिद्धांत हम बोलते हैं या प्रेरणा का सिद्धांत बोलते हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, प्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, क्या संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है कि क्या होगा, तो आप क्या बताओगे संज्ञानात्मक मूल्यांकन क्या होगा। तो याद रखना संज्ञानात्मक की बात जब भी करेगा तो वहां पे कौन से आ जाएगा, डेसी महोदय आ जाएंगे। कौन महोदय आ जाएंगे, तो याद रखना डेसी महोदय आ जाएंगे,
गे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अब अगर आपसे पूछ ले कि प्रेरणा यह किससे बना है, तो यह जो है लैटिन भाषा के, क्या लैटिन भाषा के मूव सबसे बना है, किससे, मूव। और यह क्वेश्चन आया हुआ है कि यह जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, तो MOVER, सॉरी मूवर से, VER, मूवर शब्द से बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें कि यह कैसा होता है, तो यह जो होता है यह जो है ऑब्जर्वेबल होता है, इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप इसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो प्रेरणा को, मोटिवेशन को। ऐसा तो है ना कि मोटिवेशन मिल रहा है, मोटिवेशन को कहो आओ यार साल चलो हाथ मिलाते हैं चलते हैं घूमने, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। या उसको आप देख तो पाओगे नहीं कि हाँ ये मोटिवेशन आ रहा है मेरे पास ना, उसको आप क्या कर सकते हो, महसूस करते हो कि हाँ मुझे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मतलब क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति में क्रिया करने के लिए प्रेरणा क्या होती है, एक तरीके से किसका काम करती है, तो उत्तेजना का काम करती है। किसका काम, उत्तेजना का काम करती है। जैसे कि अगर आप लोग हो, अभी मैंने आपको कुछ मोटिवेशन चीजें बताई, तो आपको क्या अंदर एक एनर्जी अलग से उत्पन्न हो जाती है और आप उत्तेजित हो जाते हो उस कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से यह होता है कि यह क्या करता है, यह उत्तेजित हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, प्रेरणा का सहारा लेते हैं, मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा क्या होता है, बाह्य। आंतरिक की अगर मैं बात करूं कि आंतरिक क्या होता है, तो ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है यह ऐसा अभिप्रेरणा होता है जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी निस्वार्थ भाव के, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें स्वार्थ नहीं छिपा होता है, यह निस्वार्थ भाव से क्या काम करता है, यह कार्य करता है। इससे यह क्या होता है, यह सकारात्मक होता है, सकारात्मक होता है। इससे जो है व्यक्ति स्वयं ही क्या होता है, उत्प्रेरित होता है, प्रेरित होता है। वाह की बात करें तो इसमें किसी चीज की चाह होती है, क्या होती है, चाह होता है, किसी चीज की इच्छा होती है, कोई लालच होता है, मतलब किसी न किसी चीज की उम्मीदें होती हैं और इसमें उम्मीद की शंका नहीं की जा सकती। तो यह किसी न किसी कारण से किया जाता है, लेकिन यह बिना किसी कारण के किया जाता है, तो वही क्या होता है, वह अभिप्रेरणा होता है। इसके अलावा अगर इसके सिद्धांत की बात करें आप लोगों से कि प्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसके सिद्धांत हैं क्या आपका होता है, इंसेंट्रिक थ्योरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। और प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना मैकडूगल महोदय ने दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल, यहाँ पे नाम नहीं है, तो मैकडूगल ने दिया था किसका, प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। उसके बाद में फिर आपका क्या आता है, आपका डिराइव रिडक्शन थ्योरी आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लार्क हल ने दिया था। किसने दिया था, क्लार्क हल महोदय ने दिया था। उसके बाद में फिर आपका आता है क्या, आवश्यकता का सिद्धांत, जिसे नीड थ्योरी कहते हैं। और नीड थ्योरी बार बार पूछा जाता था, किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया था, नीड थ्योरी दिया था। उसके बाद में फिर आपका क्या आता है, उसके बाद में आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इड, ईगो और सुपर ईगो की बात यही कहता है, आपका क्या, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करता है। उसके बाद में आपका आता है इंसेंटिव थ्योरी, जिसे प्रोत्साहन का सिद्धांत बोलते हैं, जिसे स्किनर महोदय ने दिया था। इंसेंटिव आप सब जानते हो, कोई काम अच्छा करोगे तब आपको इंसेंटिव मिलता है, तो वही चीज है, शाबाशी, एक पाढ़ की तरह कार्य करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें और क्या होता है, उपेक्षा का सिद्धांत होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, जिसने टॉलमैन में दिया था। और एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन जो होता है, एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो होता है, किसी से किसी का अपेक्षा कर लेना ही क्या होता है, वो किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। तो ये थ्योरियां हैं, उनके विषय में आप याद रखना, उनके नाम जरूर पूछ लेता है। चलो 31 नंबर, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं परिवार, वंशानुक्रम, था वातावरण, भोजन और खेल। क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कर दो। जल्दी बताओ भाई क्या होगा। आप लोग क्लास को शेयर करो जल्दी से, सारे इतने लोग देख रहे हो लेकिन लाइक कम क्यों है, क्योंकि ये जो लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा रहा था ना, तो वो मुझे क्या देते हैं, मेरे अंदर वो बाह्य प्रेरणा का काम करते हैं, बाह्य आंतरिक प्रेरणा का नहीं,
वो बाह्य प्रेरणा का मेरे तरीके से काम करते हैं। चलो, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो जाहिर सी बात है, परिवार भी है, भोजन भी है, खेल भी है, हाँ, या वंशानुक्रम था वातावरण। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण। व्यक्तित्व की बात करता है, व्यक्तित्व क्या, आपका जो व्यक्तित्व हो वह किस पर निर्भर होगा? आपके परिवार पे तो होगा ही, उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? आपके वंशानुक्रम पे। आपका जो क्या होता है, कहा जाता है ना, माता पिता का गुण किस में आता है? बच्चों के अंदर आता है। उसके साथ ही साथ वातावरण का, आप जिस वातावरण में रहोगे, जैसे आपका इन्वायरमेंट होगा, आप उसी तरीके से वही चीज करोगे, वही चीज सीखोगे, वही चीज करोगे, तो वो क्या होता है? वह आपका इसका सबसे ज्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां खेलों का सामाजिक महत्व स्पर्धा में सफलता से मापा जाता है, खिलाड़ी निश्चित रूप से महत्व देता है सामाजिक पहचान को, उपलब्धि की जरूरत को, आंतरिक संतुष्टि को, पुरस्कार और इनाम को। किसको देता है? जल्दी से बता दो, बताओ, तब तक हम पानी की बात करते हैं। चलिए, पानी, राहुल सर बड़ी बोतल दो। तो क्या होगा, क्या बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो याद रखना, सामाजिक पहचान को। किसको? सामाजिक पहचान को। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉरी 32 नंबर, सॉरी, सामाजिक पहचान नहीं, आंतरिक संतुष्टि को, सॉरी आंतरिक संतुष्टि को। क्योंकि क्या कह रहा है, जहां खेलों का सामाजिक महत्व स्पर्धा में क्या, सफलता से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सफलता से मापा जाता है। खिलाड़ी निश्चित रूप से महत्व देते हैं। जब आप सफलता की, तो जाहिर सी बात है, सफलता किस लिए चाहिए? आंतरिक संतुष्टि के लिए। जब तक आप आंतरिक रूप से संतुष्ट कब तक नहीं होगे? जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। आपसे अगर पूछा जाए आप कब तक आंतरिक संतुष्टि नहीं प्राप्त करोगे? जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, आप सफल नहीं हो जाओगे। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यह खेलों में भी होता है कि सामाजिक महत्व स्पर्धा में सफलता से मापा जाता है। जो कि जो लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति की सफलता से ही उसका क्या नापते हैं? उसका सामाजिक वो नापते हैं। जैसे आप कितना भी पढ़ने में अच्छा रहिए, अगर कभी कभी होता है किस्मत साथ नहीं देता या कुछ भी होता है या दिमाग नहीं काम करता है, एक आध नंबर छूट जाता है, भले आप अच्छे हो, लेकिन लोग यही कहेंगे अरे जा गया है, माँ बाप का पैसा फूक रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, फर्जी काम कर रहा है, बेफालतू का, इससे नहीं हो पाएगा, ये बात है। लेकिन वही लड़का जैसे ही सक्सेस होता है वैसे ही लोग क्या करते हैं, अरे मुझे तो पता था, ये तो पूरा हीरो था, एकदम स्टार था, ये पूछो मत, ये पूरी रात रात पढ़ता था। जो नहीं देखेंगे वो भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मेन जो क्या होता है वो सफलता है। जो सामाजिक महत्व है वह किस पे निर्भर होता है? सफलता पे। सफलता पे ही सामाजिक महत्व निर्भर है, आपका जो महत्व है। और यह किस चीज पे निर्भर करता है? आंतरिक संतुष्टि को देता है। यह किसको देता है? आंतरिक संतुष्टि को देता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्किनर ने प्रतिपादित किया है सीखने के फीडबैक थ्योरी को, सीखने के गेस्टाल्ट थ्योरी को, सीखने के प्रोत्साहन प्रतिक्रिया थ्योरी को, ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखने की थ्योरी को। बताओ। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी बता दिए आप लोग को। चलो मैंने आपको बता दिया बीएफ स्किनर ने क्या दिया था। तो स्किनर महोदय ने क्या दिया था? स्किनर ने प्रतिपादित किया था सीखने का कौन सा नियम? तो आप क्या बताओगे? सीखने का प्रोत्साहन प्रतिक्रिया का क्या बताओगे? तो प्रोत्साहन प्रतिक्रिया का थ्योरी या ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सीखने की थ्योरी। तो याद रखना ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सीखने की थ्योरी दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर महोदय ने दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी के रूप में भी जानते हैं। क्या इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग
सॉरी क्या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। और ये जो होता है यह किस पर होता है, तो याद रखना यह जो है शिक्षक केंद्रित होता है। किस पर होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, न कि छात्र केंद्रित। याद रखना किस पर होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, याद रखना। छात्र की सक्रिय भागीदारी क्या होगा? सक्रिय भागीदारी होती है, लेकिन केंद्रित किस पर होता है? शिक्षक पर होता है। इसमें क्या होता है? छात्र जो है क्या होता है? छात्र जो है सक्रिय तो होता है, लेकिन जो केंद्र होता है वह केंद्र में कौन होता है? केंद्र में आपका ये शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, जो पढ़ाने वाला होता है वह होता है, याद रखना। प्रतिक्रिया के बाद उत्तेजना और उसके बाद बल वृद्धि, समझ रहे हो ना? मतलब रिस्पॉन्स देन स्टिमुलेंट एंड देन क्या होता है? रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात जब भी करेगा तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी किसने दिया था? स्किनर महोदय ने ही दिया था। रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसने ही दिया था। मतलब बल वृद्धि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था, मुर्गी पर किया था। किस पर? मुर्गी पर किया था। तो याद रखना, ठीक है ना? तो ये कौन है? ये है आपका स्किनर ने किया था। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुभूति को किसके द्वारा किसके समान समझा जाता है? स्नेह के, धारणा के, संवेदन के, सनसनी के? बताओ। अनुभूति को किसके समान समझा जाता है? किसी चीज की अनुभूति हुई तुमको तो वो क्या है? स्नेह है, मतलब प्रेम है, उसकी धारणा है, या संवेदना है, या सनसनी है? रिमझिम सिंह जी, अभी स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा भैया। स्टेट का रिजल्ट तब आएगा जब सारे लोगों का पेपर हो जाएगा। अभी तो स्टेट का पेपर ही हो रहा है। जब तक स्टेट का पेपर खत्म नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना? नंदनी को चूहा, मुर्गी, कबूतर। हाँ, चूहा, मुर्गी, कबूतर इन सब पे था। तो देखो, अनुभूति का मतलब होता है सनसनी, क्योंकि जब आपको किसी चीज की अनुभूति हुई, किसी चीज को कब? जब आपको क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब आपको उस चीज को महसूस होता है। क्या महसूस करना? मतलब सनसनाहट। जब आप क्या होता, कहा जाता है ना, अरे बाप रे बहुत सनसनाहट हो रही है। मतलब आप क्या, आप जा रहे हो, मान लो, अब बता दिया गया कि वहां क्या होता है, उस पेड़ के पास भूत रहता है, चुड़ैल रहती है। अब पता चला तुम जा रहे हो, वहां पहुंचोगे, ऑटोमेटिक तुम क्या करोगे? तेज से भगोगे। अचानक से तुम वहां पहुंचोगे, अगर पत्ता भी खड़खड़ा गया ना तो आपको क्या, आपके हाथ पैर के जो भी रोमे हैं, रोंगटे हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो मतलब क्या होता है? एक सनसनाहट सी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं। जिसमें आपका क्या होता है? आपको ऐसी चीज का अनुभव हो जिसमें आपके क्या होता है? शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, हाँ, चेहरा लाल हो जाए, ये सारी चीजें। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? बताओ। व्यवहार में संशोधन सुदृढ़ द्वारा एक अग्रिम जैविक प्रतिक्रिया है। सीखे गए व्यवहार के ऊपर कोई भी प्रभाव, सजगता द्वारा व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंधों की स्थापना। क्या होगा? रिमझिम सिंह जी, 4.0 का नोटिफिकेशन जब TRE 3 का फॉर्म PGT का भी भरा जाएगा, उसके बाद पेपर हो जाएगा, तब हो सकता है उसके बाद आए, उसके पहले भी आ जाए, लेकिन अभी TRE 3 का ही फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है ना? रिमझिम सिंह जी, सर रात में डराइए नहीं। रात में क्या डराएंगे? भूत तो आता ही है, खा थोड़ी ना जाएगा भूत। भूत से दोस्ती कर लो। और आजकल तो वैसे भी क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं लोग। क्या करते हैं? क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं ब्यूटी पार्लर में और जाके डेंटिंग पेंटिंग करा के आते हैं। उसके बाद में जैसे ही हटता है तो भूत से थोड़ी ना कम लगते हैं। उनको भी देख के बच्चा डर जाता है कभी कभी। तो एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें तो उसकी मम्मी जाती है कहाँ? ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर से जब निकल के आती है तो उनका खुद का बच्चा उनको पहचान नहीं रहा है। उनका खुद का बेटा उनको नहीं पहचान पा रहा, बेचारा रो रहा है देख के। हाँ, चलो
तो अगर पावलोव की बात करें अगर हम कि जो पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखो, शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें, क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो वह थॉर्नडाइक। लेकिन क्या होता है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात जब भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की जब बात आ जाएगी तब वह किसका होगा? वह इवन पावलोव का होगा, याद रखना, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा 35 नंबर क्वेश्चन का? तो याद रखना, एक अग्रिम जैविक प्रक्रिया है। क्या है? एक अग्रिम जैविक प्रक्रिया होती है। अब जैविक प्रक्रिया कैसे होती है? जैविक प्रक्रिया कहने का मतलब ये होता है कि उसकी जो भी क्या होता है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि आंतरिक प्रक्रिया क्या, तो ये इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। किस पर प्रयोग? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने कुत्ते की क्या, जो लार थी, घंटी बजता था, कुत्ता क्या करता था? लार बहाना शुरू कर देता था। जैसे कि आप लोग क्या देखते हो, अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो लड़कियां जैसे ही गोलगप्पा देखी नहीं कि उनके मुंह से क्या होता है? लार टपकना शुरू हो जाता है। वो देख के ही लार आ जाता है। क्यों लार आ जाता है? क्योंकि वो जानती हैं उसका स्वाद का अनुभूति लेने लगती हैं। सेम उसी तरीके से कुत्ता करता था जैसे ही घंटी बजती थी। अन्यथा मत लेना कोई भी, ठीक है ना, अन्यथा मत लेना कोई भी, अपने आप को बुरा मत मानना, ठीक है ना, कि सर मेरी तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, अन्यथा मत लेना कृपया करके। इसके लिए सॉरी भी हम बोल देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत होगी। तो देखो क्या होता है, जैसे आपके मुख में पानी आता वैसे कुत्ते को भी क्या था, कुत्ता क्या करता था, जैसे ही घंटी बजती थी वो महसूस कर लेता था, उसके अंदर की जो क्या थी ग्लैंड थे वो एक्टिव हो जाते, तुरंत ही एक्टिव हो जाते थे। मतलब उसकी आंतरिक जैविक प्रक्रियाएं क्या होती थी, चालू हो जाती थी और तुरंत लार गिराना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में धीरे धीरे वो ढल गया, क्योंकि वो जानता था जैसे ही घंटी बजेगी कुछ सेकंड में खाना आ जाता था। घंटी बजती थी कुछ सेकंड में खाना आ जाता था। लेकिन एक समय ऐसे आया जब क्या हुआ कि जब कि उसको हटा दिया गया। क्या किया गया कि अब क्या किया गया, उसके जो भी क्या थे लार ग्रंथि थी उसको हटा दिया गया, ऑपरेट करके हटा दिया गया, निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी जब घंटी बजती थी तो उसका लार गिरता था। फिर क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे हुआ घंटी बजे और खाना न दिया जाए, घंटी बजे खाना न दिया जाए, घंटी बजे खाना। फिर वो उस कंडीशन में आ गया कि घंटी अगर बजती भी थी तो वो लार नहीं गिराता था, क्योंकि वो जान गया कि भाई झूठा घंटी बजाता है, लोग बहुत झूठ बोला। जैसे तुम लोग जाओगे, मम्मी बोल रही चलो गोलगप्पे खिलाए, तभी मुंह में पानी आ गया। अब पता चला फिर चलने के निकले, अब पता चला नहीं, पतिदेव ने कहा चलो आज गोलगप्पे तुमको खिला गया, तो उसी समय मुंह में पानी आ गया। लेकिन 2 बार कहे 3 बार कहे ले नहीं गए तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे मुंह से पानी आना बंद हो जाएगा, फिर ये होगा अरे झूठे बोलते हैं। तो वो कंडीशन की बात करता है, कंडीशन पे अप्लाई होता है, तो याद रखना इसी को कहा जाता है, ठीक। चलो, तो ये जो भी लोग नए हैं अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो किसी भी बैच से जुड़ सके, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे उत्तराखंड एलटी ग्रेड। जो उत्तराखंड की तैयारी करते हैं उनका अगस्त में पेपर है, अभी भी उनके पास टाइम है। वो जो है रिकॉर्डेड बैच से जुड़ सकते हैं, वो रिकॉर्डेड बैच लेके अपनी पूरी तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए और पढ़ाया भी जा रहा है। उसमें उनको इस रिकॉर्डेड बैच में उनको लाइव भी मिल जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। बिहार टीआरई 3 वालों के लिए भी यही है ऑप्शन, आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आप उसमें अपनी रिकॉर्डेड बैच के अनुसार अगर आप अभी तक तैयारी नहीं किया, थ्योरी नहीं कंप्लीट है, तो उसको कर सकते हैं। बिहार टीआरई 4 वाले वो दोनों ले सकते हैं, लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। एनबीएस वाले भी क्या कर सकते हैं, वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच ले सकते हैं। यूपी टीजीटी और एलटी वालों के लिए भी यही ऑप्शन है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 9628959237 पे संपर्क करना है, एक बार मैसेज कर देना है या कॉल कर देना है, हमारी संस्था आपसे संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने स्वयं के व्यवहार को आत्म विश्लेषण द्वारा सपोर्टिंग करना क्या कहलाता है? रेटिंग पैमाना विधि, आत्मनिश्चय, इंट्रोस्पेक्शन विधि, विकासात्मक विधि, क्लिनिकल या नैदानिक विधि? बताओ। मतलब अपने स्वयं के व्यवहार को आत्म विश्लेषण द्वारा सपोर्टिंग करना क्या कहलाता है? अरे सर बस करिए, इंसल्ट ना करें। इंसल्ट थोड़ी नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों की बड़ाई बता रहे हैं कि एनवीएस टीजीटी पर भी वीडियो बनेगा। एनवीएस टीजीटी के पे भी अब तैयारी शुरू हो जाएगी आप लोगों की। चलिए
तो हम बात करते हैं आप लोगों से किस चीज की, अपने स्वयं के व्यवहार को आत्मविश्लेषण द्वारा सपोर्टिंग करना क्या कहलाता है, रेटिंग पैमाना विधि, आत्मनिरीक्षण या एंट्रो इंस्पेक्शन विधि, विकासात्मक विधि, क्लिनिकल या नैदानिक विधि। क्या होगा, तो क्या होगा, आत्मनिरीक्षण या एंट्रो इंस्पेक्शन विधि। जाहिर सी बात है, स्वयं की बात कर रहा है तो स्वयं मतलब आत्मनिरीक्षण की बात कर रहा है कि जब आप स्वयं का क्या करते हो, आत्मविश्लेषण करते हो। हाँ भैया, आपके विषय में सबसे अच्छा कौन जानेगा, आपके मम्मी जानेंगे, आपके पापा जानेंगे, हम जानेंगे, आपके भाई जानेगा, बहन जानेगा, कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा। मम्मी से कितना भी कहो मैं बहुत पढ़ता हूँ, पापा से भले कहो मैं बहुत पढ़ता हूँ, हस्बैंड से बहुत कहो तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन हकीकत अपने विषय में कौन सबसे ज्यादा जानता है, आप स्वयं जानते हो, खुद जानते हो। कभी बैठो, आत्मविश्लेषण करो, अपने विषय में जानने की कोशिश करो, मैं कितना पढ़ता हूं। सबसे झूठ बोल सकते हो अपने आप से नहीं। तो वही बात कह रहा है यह कि जब आप स्वयं के व्यवहार को, अपने व्यवहार के, कि आपका व्यवहार कैसा है लोगों से, आप झगड़ालू हो कि नहीं हो, आप सास से झगड़ा करते हो कि नहीं करते हो, हाँ, आप पतिदेव से झगड़ा करते हो कि नहीं करते हो, आप किससे झगड़ा करते हो, घर वाले आपको झगड़ालू कहते, क्या मैं झगड़ालू हूं सच में, तो मतलब खुद का आत्मनिरीक्षण कर रहे हो अपने विषय में, एंट्रो इंस्पेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक सीखने की थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी, बंडूरा ने, जेबी वाटसन ने, ए मैस्लो ने, ई टोलमैन ने, किसने किया था बताओ। टीजीटी बिहार वाले फॉर्म, टीजीटी का फॉर्म अभी कहाँ आया, वो पीजीटी का आया है। अरे भैया ITI टेट्रिया टिकारी गया, तो भैया आपको बता दिया गया, आप भर सकते हो, कहाँ नहीं भर सकते हो। चलो, सामाजिक सीखने की थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी बताओ। सामाजिक सीखने की बात कर रहा है तो यह किसने दिया था, तो याद रखना बंडूरा ने, क्या बंडूरा ने दिया था क्या, सामाजिक सीखने की थ्योरी, ठीक है ना। याद रखना कुछ थ्योरी को याद रख लो। मैं आपको बता देता हूं कुछ थ्योरी के विषय में जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्या सामाजिक संज्ञानात्मक, इनकी वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा सारे सिद्धांतों की, आप उसको देख लेना। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात जब मैं बात करूंगा तो वह किसने दिया था, तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था आपका कौन, बंडूरा महोदय ने। कौन, बंडूरा महोदय ने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कही थी। उसके बाद में परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, कौन, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक महोदय ने दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन, तो वृत्तीय सिद्धांत, इंस्टेंट थ्योरी, AC दुग्गल ने दिया था। कौन सा, वृत्तीय सिद्धांत, कौन, AC दुग्गल ने, कौन, AC दुग्गल ने दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, क्लार्क हल महोदय ने। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो नीड थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं आपका आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि और कौन है, आवश्यकता सिद्धांत के बाद में कैथेसिस का सिद्धांत, कौन, कैथेसिस का सिद्धांत,
अरस्तु महोदय ने दिया है, अरस्तु महोदय ने दिया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, कौन? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? लेस्ली ने, लेस्ली महोदय ने दिया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं और क्या, खेल जीवन की धारणा, खेल जीवन की धारणा किसने दिया है? खेल जीवन की धारणा जॉन डीवी ने दिया है, जॉन डीवी महोदय ने दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि और क्या है, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन किन सिद्धांत, मूल्यांकन सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखना डेसी महोदय ने दिया है। किसने दिया है? डेसी महोदय ने दिया है। फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया है? हेक्सले महोदय ने दिया है। उसके बाद में आपका आता है क्या, क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? तो व्यवहार के सिद्धांत की बात आएगी तो जॉन वॉटसन ने दिया है। किसने दिया है? जॉन वॉटसन ने दिया है। व्यवहार के सिद्धांत की बाद में फिर क्या आता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अभी मैं बताया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह स्किनर महोदय ने दिया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? जिसको गेस्टाल्ट या इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। तो कोहलर ने। कौन सा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत इसको बोलते हैं, कोहलर ने दिया है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत हैं आपके, तो एक एक करके सारे सिद्धांतों का मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उनको आप देख लेना। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी यहाँ पे करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तनाव के निजी स्रोत हैं, स्पर्धा, विशेषता, जरूरत, आदत, क्या है बताइए। वंदना सिंह जी, स्टेट का रिजल्ट कब आएगा? बता दिए भैया, बहुत बार बता दिए। प्रीति सर जी, आप किस भाषा में लिख रहे हैं? अरे भैया हिंदी में ही लिख रहे हैं। थोड़ा सा राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी जल्दी जल्दी में, लेकिन मुंह से तो बोल रहा हूँ ना, मुंह से बोल रहा हूँ, उसको सुनो, उसको लिखो आप। हाँ, उसको सुनो, लिखो। तनाव के निजी, अब थोड़ा सा अगर वो है नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा अपना पिक्सल बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। हाँ, महेश जी ने लिखा कि स्टेट का रिजल्ट कल आएगा। हाँ, इतना बार पूछ लिए तो लोग क्या कहेंगे। तनाव के निजी स्रोत है, स्पर्धा, विशेषता, जरूरत, आदत, क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना क्या होगा, तनाव का निजी स्रोत क्या है? जरूरत। जब तक आपको जरूरत रहेगी तब तक आपको तनाव रहेगा। आपको जॉब की जरूरत है इसलिए आप क्या है? तनाव में है। जरूरत नहीं होती तो आपको तनाव न होता पेट तो काहे होता किसी से भेंट। पेट नहीं होता, आपकी जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होता तो आपको तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होता, काहे का टेंशन। यहां सब मिथ्या है। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए विषाणु मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं? इन्फ्लुएंजा, हैजा, अर्धकपाली या चिरस्थायी कब्ज, किसके लिए होता है? बताइए जल्दी से। 39 नंबर क्वेश्चन। उमेश प्रसाद जी, गुड इवनिंग। चलो बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए विषाणु मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो याद रखना इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए क्या होता है? जो आपका रोग होता है वह विषाणु मुख्यतः रूप से उत्तरदायी होगा। अभी आप लोगों को मैं हेल्थ एजुकेशन पढ़ा ही रहा हूँ, हेल्थ एजुकेशन पढ़ा ही रहा हूँ ऐप पे,
आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन बताए थे कि कौन सा होता है संचारी रोग, उसके कारक क्या होते हैं, वह किस तरीके से फैलता है, इन सारी चीज़ों के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूषित भोजन निम्नलिखित में से किसका मुख्य कारण होता है? सिर दर्द का, हैजा का, उदरशूल का, चिरस्थायी कब्ज का, किसका होगा बताओ? दूषित भोजन, बताओ भाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दूषित भोजन निम्नलिखित में से किसका मुख्य कारण होता है, तो दूषित भोजन मुख्य रूप से किसका? हैजा का। चलो, स्वास्थ्य अनुदेश का संबोधन निम्नलिखित में से किसको होता है? स्वस्थ जीवन के करो न करो सिद्धांत पढ़ना, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंध मामलों के विषय में जागरूकता पैदा करना, लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं पर नामित होना, या लोगों को रोग से निपटने का प्रशिक्षण देना। स्वास्थ्य अनुदेश का संबोधन निम्नलिखित में से किसको होता है? 41 नंबर क्वेश्चन। सुजीत कुमार नमस्कार भैया। चलो, अशोक कुमार, सुजीत कुमार, राहुल, नंदिनी, रामनयन, उमेश, रिंधिम, नवीन, अशोक कुमार, गौतम, अनुराग, आनंद, यश, प्रीति, सविता कुमारी। ऑप्शन तो सही लाओ, कौन सा सही ले आए ऑप्शन? सविता कुमारी कौन सा ऑप्शन लाए? ममता, प्रीति, ब्रजेश सिंह, यदुवंशी, निर्मल, विनोद फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, राजकुमार, महेश। चलो विनोद। स्वास्थ्य अनुदेश का संबोधन निम्नलिखित में से किसको होता है? स्वस्थ जीवन के करो न करो सिद्धांत पढ़ना, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंध मामलों के विषय में जागरूकता पैदा करना, लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं पर नामित होना, लोगों को रोग से निपटने का प्रशिक्षण देना। क्या होगा? तो याद रखना क्या होगा? स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंध मामलों के विषय में जागरूकता पैदा करना ही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य अनुदेश का संबोधन। स्वास्थ्य अनुदेश कहने का मतलब ये है जो स्वास्थ्य से संबंधित बातें होती है उसको बोलना। तो क्या होता है? उसके विषय में, स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता पैदा करना ही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य अनुदेश संबोधन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश नहीं माना जाता है? स्वास्थ्य अनुदेश को, स्वास्थ्य पर्यवेक्षण को, स्वास्थ्य सेवाएं को, स्वास्थ्य प्रशिक्षण को। सर जी क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है पर ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हो तो ऑप्शन समझो। निम्नलिखित में से किसे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अंश नहीं माना जाता है? स्वास्थ्य अनुदेश, स्वास्थ्य पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य प्रशिक्षण। क्या होगा? तो याद रखना स्वास्थ्य प्रशिक्षण। स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं होता। स्वास्थ्य अनुदेशन कहने का मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जायज सी बात है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है, ये बात सही है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षण भी होता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य की जांच, ये सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को भी बताई जाती हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बीच बीच में जैसे फाइलेरिया की गोली और सारी चीज़ें दी जाती हैं, विटामिन की गोली, आपको उसका क्या नाम है, आयरन की गोली, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं और सारी चीज़ें इसमें रखा जाता है। लेकिन स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है किसी को विद्यालय में। जब छोटा विद्यालय होता है, मतलब छोटा विद्यालय करें, विद्यालय मतलब प्राइमरी से लेकर 5 तक चलता है, 1 to 5 तक चलता है। तो 1 to 5 या 1 to 8 तक जो चलता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्या कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? तो किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। चलो, एक पुरुष के शारीरिक प्रॉब्लम की तुलना में एक स्त्री का प्रॉब्लम होता है 50%, 60%, 70%, 80%। आप बताओ भाई, ये तो तुम लोगों से रिलेटेड है। अब बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा।
अब इसको तो तुम लोग बता ही सकते हो, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स की दुनिया है और प्रॉब्लम्स में आप हो, क्या होगा जल्दी से बता दो। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है ना। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। हाँ, जिसकी शादी हुई है उसको भी प्रॉब्लम है, जिसकी शादी नहीं हो उसको भी प्रॉब्लम हुई है। हाँ, जिसकी होनी नहीं है उसको भी प्रॉब्लम है। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, किसको सबसे ज्यादा होता है, पुरुष या महिला? जल्दी से बताओ। फर्स्ट किट एड जो है ना, वो आपका फर्स्ट एड किट जो बोलते हैं वो 1 to 5 तक नहीं दिया जाता है, विद्यालयों में नहीं दिया जाता है, स्वास्थ्य विद्यालय कार्यक्रम में नहीं उसके अंतर्गत आता है फर्स्ट वीट कैड का। अब वो ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो टीचर को दिया जाता है, उन सब में बच्चों को नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। वो जब आप ऊपर जाते हैं तब बच्चों को उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, वर्ण विद्यालय में नहीं दिया जाता है या जूनियर विद्यालयों में नहीं दिया जाता है। बताओ प्रॉब्लम्स की दुनिया हो। अब लोग बताओ तुम लोग। उमेश प्रसाद जी, वुमेन को बताओ किसको ज्यादा होती है भाई, महिलाओं को? कितना % होता है भाई? प्रॉब्लम्स की दुनिया है तो बताओ क्या होगा। तो आपको भी प्रॉब्लम है क्या सर जी? अनुपम राज है, दूर करोगे? प्रियदर्शिनी कुमारी, शादी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कितना होता है। तो याद रखना, ये जो प्रॉब्लम्स की बात होती है इसमें आपका जो होगा वो क्या होगा, 50%, 70% होगा ना, या 80%? कितना होगा? हाँ, देख रहे हो सब शादी बर्बादी है। 70% लेडीज को, प्रियंका यादव 80%, कोई 90%। अरे इतना भी प्रॉब्लम ना लो, नहीं मर जाओगे रे। 60%, कितना? अरे इतना भी आप सब ना प्रॉब्लम लो कि प्रॉब्लम में ही पता चला प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम से क्या होगा, डायबिटीज होगा, शुगर होगा, बीपी होगा, फिर मर जाओगे। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है कहते हुए लोग ले जाएंगे, फूक के चले जाएंगे, इसलिए इतनी प्रॉब्लम ना लो, ठीक है ना। 60% ज्यादा होती है। एड्स ग्रस्त क्यों होता है? क्योंकि उनमें उनके जो शारीरिक बनावट है और शारीरिक हार्मोनल चेंजेस है उनमें बहुत सारा आता है। यहाँ प्रॉब्लम्स का मतलब तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, शरीर की प्रॉब्लम्स के विषय में पूछ रहा था कि महिलाओं को कितना प्रॉब्लम्स होता है। तो 60, पुरुषों से ज़्यादा 60% ज़्यादा जो है महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनका जो जैविक बनावट है, उनका जो शारीरिक बनावट है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की थोड़ा सा क्या है, टफ है। इस वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को। इसके साथ ही साथ उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अगर एक चीज़ देख ले तो जैसे कि एक माँ को उठा के देखो तो एक माँ को जितना कष्ट सहना पड़ता है शायद उतना एक पिता को नहीं, शारीरिक रूप से कष्ट नहीं सहना पड़ता है, ठीक है ना। वो ठीक है, बाकी उसका केयर करना सारी चीज़ें है, एक पिता दर्शाता नहीं है, लेकिन वो बात सही है। लेकिन यहाँ एक शारीरिक रूप से देखोगे तो एक महिला के अंदर ज़्यादा कष्ट होता है, कितना? 60% ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एड्स ग्रस्त व्यक्ति की जीते रहने की संभावना कितने समय की हो सकती है? कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष? बताओ क्या होगा। शुभ कीर्ति गोस्वामी जी, आप कहाँ से हैं? जहाँ के आप मान लो हम इंडिया से हैं, आप जहाँ के मान लो हम वहाँ से हैं भैया, जहाँ से आप मान लो। मेरी भाषा कैसी लगती है? मैं निवासी हूँ इलाहाबाद का, मतलब यूपी का, रहता कहीं और हूँ, खाता कहीं और हूँ, अजीता कहीं और हूँ, ठीक है ना। तो जीवन यापन करने के लिए कहीं और रहता हूँ और हूँ इलाहाबाद का निवासी, ठीक है ना, यूपी का। चलो, एड्स ग्रस्त व्यक्ति की जीते रहने की संभावना कितने समय की होती है? एड्स को फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। या किसके किससे होता है? वायरस से। वायरस का क्या नाम है? HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या नाम है? ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। चलो, या कितने दिन के? इसमें क्या होता है? इसमें टी लिम्फोसाइड नष्ट होती है। कौन सी? टी लिम्फोसाइड नष्ट होती है। इसका टेस्ट कौन कौन सा होता है? तो इसका टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक। अगर बात करें इसमें एड्स ग्रस्त व्यक्ति है जो वह कुछ महीनों में ही खत्म हो जाता है। अब वो नहीं है कि
एक लिमिट कम से कम वह कुछ महीना, बाकी जीने को अगर अच्छा से दवा और सारी चीजें चल रही तो वो कई वर्षों तक चल सकता है। हाँ, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ महीनों में ही उसकी डेथ हो जाती है। किस ऋतु में मच्छर सबसे अधिक प्रजनन करते हैं? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ में, शरद ऋतु में? बताओ। अच्छा, वंदना जी मिर्जापुर से है, यदुवंशी निर्मल यादव जी इलाहाबाद से है। हाँ, IIT तो कहाँ से पढ़ा रहे हैं? इलाहाबाद से पढ़ा रहे हैं भैया, यूपी से, इलाहाबाद से। एक ही मैसेज को आप इतनी बार कर देते हैं। हाँ, तो मच्छर सबसे ज्यादा किस मौसम में पैदा होता है? तो आप सब जानते ही वो खूब मच्छर काटते हैं, तो क्या होगा? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में प्रजनन देता है। अब जैसे मान लो कि वो क्या किया, ये मान लो पानी है, तो इसका पानी पे क्या करता है, वो जो मच्छर होता है या मच्छर यहीं पे क्या देता है, अपना अंडा देता है इसी जगहों पे। और इस अंडे को अगर नष्ट करना हो तो हमको पानी में क्या मिलाना चाहिए? कोई भी हम क्या मिला देते हैं? केरोसिन तेल। क्या? केरोसिन तेल, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। इस केरोसिन तेल को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये अंडा सब नीचे चले जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब पानी स्थिर अवस्था में, और हमेशा याद रखना ये जो देते हैं वो हमेशा स्थिर पानी में देते हैं, कभी भी मूवमेंट करने वाले पानी में नहीं देते। जो चलता फिरता पानी होता है उसमें मच्छर अंडा नहीं देते। मच्छर अंडा देते हैं स्थिर पानी में, जो रुका हुआ पानी। क्यों? क्योंकि उस पर एक धूल के कण बन जाता है, जिससे इसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ा रहता है। और पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इस पर जो है इसके सरफेस पे देते हैं। लेकिन जैसे ही आप मिट्टी का तेल डालोगे इसका पृष्ठ तनाव कम होगा और तुरंत ही क्या होगा, ये अंडा कहाँ चले जाएंगे? नीचे चला जाएगा। इसीलिए देखोगे जहाँ पानी रुका होता है वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलो, राजकुमार राजीव जी ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं क्या? नहीं भैया, किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाता, मैं केवल और केवल ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ। अनुपम राज जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ। अच्छी बात है भैया, मेरे पड़ोसी हैं तो। हाँ, अच्छी बात है, मेरे पड़ोसी हैं। मेरे पड़ोसी तो आप सब हैं। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस चोट का परिणाम धनुष स्तंभ संभवतः नहीं होता? धनुष स्तंभ कहने का मतलब ये होता है टेटनिस। प्राणियों के डंक था दंश से, आंत्र शल्यकर्म से। आंत्र मतलब आंत का, और शल्यकर्म मतलब क्या? ऑपरेशन से। इतना शुद्ध हिंदी लिख दिया है, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। क्षण प्रहार से बना, वृष्ट वर्ण से मतलब जो किसी डंडे से मारा गया हो उससे, जो राड से उसका जो क्या होता है एक निशान बनता है उससे, या छेदी चोट से, या कोई जो नुकीली चोट लगती है उससे। ठीक। मनु यादव जी कहाँ पढ़ा रहे हैं? मनु यादव जी कहाँ पढ़ा रहे हैं भैया? कहाँ पढ़ रहे हो आप? हाँ, मनु यादव जी MP से। पढ़ लो, बस करो। अनुपम राज जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा करोगे? कर रखेंगे भाई, रखेंगे। आप लोगों की बात खुलेंगे। ठीक है, पढ़ लो। क्या होगा 46 नंबर? तो याद रखना, जब लोहे का क्षण रहेगा तो छंड के प्रकार से जो वृष्ट या वर्ण बनेगा, मतलब जो चोट लगेगी, पता चला कट जाएगा, छिल जाएगा, फट जाएगा। तो लोहे के राड से जब मारा जाएगा तब, जब भी कोई भी क्षण होता है तब छेदी चोट से नहीं होगा। ठीक है ना। प्राणियों के डंक या दंश से थोड़ी ना होता है। प्राणियों के डंक या दंश से टेटनिस, धनुष स्तंभ का मतलब होता है टेटनेस। क्या होता है? टेटनेस होता है। तो टेटनेस जो है इससे नहीं होता है। ठीक है ना। प्राणियों के डंक से, डंक कर मारता है तो उससे थोड़ी नहीं होता है। ठीक। आंत्र शैलकर मतलब कि जो आपकी आंत की
जो वो क्या है सर्जरी होती है तो उससे भी नहीं होगा। छेदी चोट मतलब जो आपका क्या होता है, जो चोट होती है, जो नुकीली चोट होती है, उससे भी नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जब क्षण से प्रहार किया जाएगा और आपको चोट आएगी, उससे क्या होता है, टेटनिस होने का खतरा बना रहता है। ठीक, चलो जल प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? पहला डायरिया, पेचिस, ए और बी दोनों, क्षय रोग। बताओ क्या होगा, क्या होगा, बताओ। नहीं पूछा है क्या? एक सेकंड देख लें भाई, एक सेकंड देख लें। नहीं तो नहीं है, किसी ने कहा। अच्छा सॉरी, बहुत बढ़िया आपने बताया, नहीं पूछा। धनुष संभवतः नहीं होता है, तो नहीं होता है कहने का मतलब तब तो आंसर नंबर ए हो ही जाएगा। ठीक है ना, तब तो आंसर नंबर ए हो ही जाएगा। सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने हाँ देखा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी वही कर रहा हूं कि होता है, नहीं ध्यान दिया, तो वही होगा प्राणियों के डंक या दंश से, तो यही आंसर हो जाए, क्योंकि नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है। बहुत बढ़िया, इसने भी बताया। अब मैंने क्या बताया, मैं इसलिए उसको डिस्क्राइब भी कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं को नहीं, मैं होता है ये देख लिया कि टेटनेस संभवतः होता है, मतलब नहीं होता पूछ रहा है कि किस चोट का परिणाम धनुष स्तंभ संभवतः नहीं होता है। तो प्राणियों के डंक था दंश से, कोई डंक मारता है तो उससे नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 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 भैया महेश जी, बिल्कुल 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 समझ में आ गया। मैं नहीं ध्यान दिया, बाद में किसी ने कमेंट किया तो उस कमेंट को देखा, तब मुझे लगा कि हाँ वो होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर। चलो, जल प्रदूषण में कौन सा, इसीलिए कहता हूँ ना हर इंसान से गलती हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। ठीक है, चलिए बिल्कुल महेश जी आपने डंक बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने हाँ देखा था, मैंने ना मेरे दिमाग में आया नहीं। ठीक है ना, चलिए जल प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? तो याद रखना ए और बी दोनों होता है, क्योंकि डायरिया भी होती है और पेचिस भी होता है। लेकिन क्षय रोग की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। जो आप सॉरी टीबी नहीं, टीबी होता है, बी होता है, बी टीबी होता है। और ये जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और यह किससे फैलता है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यह संक्रामक रोग होता है। यह जो होता है इसमें क्या होता है, लंग्स इफेक्टेड होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम्स होती है। और टीबी केवल लंग्स की ही नहीं होती, टीबी आपकी कहीं की भी होती है, बोन टीबी भी होती है, आपकी लंग्स की भी टीबी होती है, टीबी कहीं भी हो सकती है, याद रखना। तो यही जो क्षय रोग है यह। अब पूछता है इसमें कौन सा टीका लगता है, कृपया करके कमेंट करके हमको बता दो। चलो, वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? टीबी, दमा, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग, बताओ। सर जी जूम ज्यादा है, थाड़ो आप भी देखें, थाड़ो देख रहे हैं भाई, थाड़ो देख रहे हैं, ठीक है ना। बताओ क्या होगा, वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? टीबी, दमा, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग। आपको केवल देखना है, मुझे देखना भी है, आंसर भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है, सब चीजों को देखना है, आपका कमेंट भी पढ़ना है, सब चीजों को हमको तो मैनेज करना पड़ेगा ना। क्या होगा बताओ, वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? टीबी, दमा, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग। तो आप क्या बताओगे? दमा। दमा जो होता है वह क्या होता है? वायु संबंधी रोग होता है। दमा से ही आपको क्या होगा, जब दमा होगा तो आपकी क्या होती है, जो भी आपकी क्या होती है सांस लेने वाली नली होती है वह क्या होती है, संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है, उसमें सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। वायु प्रदूषण का कारक है औद्योगिक प्रगति, जनसंख्या है और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा वायु प्रदूषण का कारण? नहीं भैया, प्रियंका यादव जी आनुवांशिक नहीं होता, टीबी कभी भी आनुवांशिक नहीं होता। ये अगर किसी ने भी बताया है तो वो गलत बताया, कभी भी आनुवांशिक नहीं होती टीबी। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है सांस के द्वारा, बलगम के द्वारा, उसके द्वारा क्या, किसी मान लो कि कोई चीज है अगर उसने यूज किया है आप उसका, मतलब कि क्या, जिससे लार से फैलता है, या क्या होता है,
लार के माध्यम से फैलता है, थूक के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। मतलब मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, आप भी उसके बगल में या सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसका क्या होता है, उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में या थूक के माध्यम से आपके अंदर आ जाते हैं, आपके लार्वा से मिल जाते हैं और आपको बीटीबी हो जाती है। ठीक है ना, ये होता है। अनुपम राज 48 फिर से बताओ, 48 में क्या है भैया? वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? अरे भाई क्या बताएं इसमें, मधुमेह है आपकी किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। आपका टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना, उसके अलावा ये क्या होता है, बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। दमा, सबसे ज्यादा सांस फूलने की समस्या, दमा की समस्या इसी में होती है, अस्थमा की, वायु प्रदूषण से ही तो होता है। हृदय संबंधी रोग आपका वायु प्रदूषण से तो होगा नहीं। हाँ, अगर मान लो इसमें एक ऑप्शन और दे देता, एक से अधिक, तो आप लगा सकते थे एक से अधिक। एक से अधिक आप अगर ऑप्शन में देता कि एक से अधिक, तब आप एक से अधिक क्यों लगाते? क्योंकि टीबी को हम मानते कि वायु प्रदूषण से होता है, लेकिन वायु प्रदूषण से नहीं होता, वायु के माध्यम से होता है, लेकिन वायु प्रदूषण से नहीं होता, तो नहीं लगाते तब भी। समझे ना, समझ में आया? आप क्या इसमें समझा दूं मेरे भाई, इसमें क्या ऐसा है समझाने को, क्या समझा दे? वायु प्रदूषण का कारक क्या होता है? तो ए और बी दोनों। जो आजकल जो है हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कोरोना के बाद तो हम लोगों ने इतना जनसंख्या वृद्धि किया कि चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो इस जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, तो ये जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक प्रगति, ये दोनों की वजह से वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, सामान यूज करेंगे, जो कि वायु को प्रदूषित करेगा। और इसके साथ ही साथ जब ज़्यादा लोग होंगे तो औद्योगिक प्रगतियां भी करनी पड़ेगी, औद्योगिक सारी चीज़ें, तो वही चीज़ है। तो वायु प्रदूषण क्या होगा? ज़्यादा, जैसे आप देखोगे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ देखोगे धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो वायु प्रदूषित होती है। तो वही चीज़ बात कर रहा है। चलो, मधुमेह रोग में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा घट जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, शीघ्र थकावट महसूस होने लगती है। क्या होगा जल्दी से बताओ? सुभी कीर्ति गोस्वामी जी 49, वायु प्रदूषण कैसे होगा? वायु प्रदूषण होगा जब आपकी औद्योगिक क्रांति होगी। जैसे चिमनी देखते हो ना, ईंटा भट्टा, चूल्हा, कोयला वाला इंजन, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी, इन सब में क्या निकलता है? धुआं निकलता है। वो वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। इसके साथ ही साथ धूल धक्कड़, ये सारी चीजें जो होती है वो क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। जो गंदगी तुम बाहर कर देते हो उससे भी वायु प्रदूषित होती है। अब तो मोदी जी ने गंदगी बाहर करने के लिए रोक दिया है, स्वच्छता अभियान चालू कर दिया है। तो शुगर की मात्रा क्या होती है? मधुमेह में बढ़ जाती है। ठीक, चलो, निम्न में से कौन सा रोग मोटापे के कारण उत्पन्न होता है? रक्तचाप एवं मधुमेह, हृदय रोग, गठिया रोग, इनमें से सभी। और ये आखिरी है, ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे? हमको इसका आंसर हमें क्या करोगे? कमेंट करके ऑफलाइन दोगे। ठीक है ना, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ठीक है ना, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लेंगे हम आप लोगों से विदा। तो जल्दी से जितने लोग भी लाइव हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है ना, क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे। और इस क्वेश्चन का, जैसे कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे ऑफलाइन किसी ने नहीं दिया, एक दो लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। तो कृपया करके उस क्वेश्चन का आंसर आप सब जरूर दिया करें। वो इसीलिए आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन रखा जाता है, जाते जाते एक क्वेश्चन दे के जाते हैं, ये आपका होमवर्क रहता है। तो फिजिकल एजुकेशन से जो लोग नए हैं, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी, उत्तराखंड एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीआरई 3.0, बिहार टीआरई 4, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनके लिए, सबके लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैच दोनों उपलब्ध है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर पे 9628959237 पे संपर्क करना है। और जो लोग यूट्यूब पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से क्लास आप लोगों को चलती है। आपको यूट्यूब के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी हमारे
फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF जाएगी आप लोगों को। तो टेलीग्राम भी चैनल फिजिकल एजुकेशन का ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और शुभ रात्रि। क्या कर दिया?